नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। सबसे पहले मोदी कैबिनेट विस्तार से बड़ी खबर यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई मंत्रियों के इस्तीफे आ गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया है और इसके अलावा कई और मंत्रियों ने भी इस्तीफा देना शुरू किया। अब तक कुल 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय को अपना इस्तीफा मंत्रियों ने सौंप दिया है। मंत्री रतन लाल कटारिया का इस्तीफा भी हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का भी इस्तीफा हुआ है। अब तक 7 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, जिसमें 2 और जुड़ गए। कुल मिलाकर 9 केंद्रीय मंत्री अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि कुछ और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच हलचल तेज है, नए नामों पर चर्चा है और लगभग जो नए नाम हैं उन पर अब अंतिम मोहर लग चुकी है। 43 नए मंत्री शपथ लेंगे। शाम 6 बजे रिशफल हो रहा है प्रधानमंत्री के कैबिनेट का और इसमें पुराने कई ऐसे चेहरे हैं जो अब आपको मंत्रिमंडल में नजर नहीं आएंगे। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि कई चेहरे ऐसे हैं जो अब मंत्रिमंडल में नजर नहीं आएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करते थे अपनी मंत्रियों के, उसी के आधार पर मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, उसी के आधार पर छटनी हुई है और उसी के आधार पर भर्ती होगी? जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही अपने मंत्रियों को कह दिया था कि अपने कामकाज को ठीक करें, नहीं तो जब मुझे फैसला लेना होगा और जब फैसला लेने की घड़ी आएगी तो मैं बहुत ही कठोर फैसला करूंगा। और वो दिखाई भी देने लगा, क्योंकि वो लगातार मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी प्रधानमंत्री मोदी करते आ रहे थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनकी समीक्षा में जो खारा उतरेगा वही कंटिन्यू करेगा, नहीं तो सबको मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अभी तक मतलब कुल मिलाकर 12 मंत्रियों के इस्तीफे होने हैं। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन बाबुल सुप्रियो और अश्विनी चौबे के भी इस्तीफे की खबर आ रही है कि इन लोगों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए हैं, यानी ये लोग भी ड्रॉप किए जा रहे हैं। साथ ही जो नए चेहरे लाए जा रहे हैं, उन नए चेहरों के बारे में यही कहा जा रहा है कि मोदी जब किसी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो उसके पहले बहुत ही अच्छे ढंग से वो होमवर्क करते हैं कि वो परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करते हैं, शिक्षा एजुकेशन भी देखते हैं, उनकी कमजोरियों को भी वो जानने की कोशिश करते हैं। यानी सब तरह से अगर जो व्यक्ति उनकी कसौटी पे खरा उतरता है तभी उसको वो शामिल करते हैं। तो इस बार तमाम नए चेहरे होंगे। कुछ मंत्रियों के जो है कद भी बढ़ाए जा रहे हैं, यानी प्रमोशन भी किए जा रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है और गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी का नाम आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी का नाम आ रहा है, आर.के. सिंह का नाम आ रहा है, किरेन रिजिजू का नाम आ रहा है कि इन लोगों के कद बढ़ाए जाएंगे, यानी इन लोगों के प्रमोशन हो जाएंगे। तो लोग ड्रॉप भी हो रहे हैं, प्रमोशन भी हो रहा है। लेकिन जो वरिष्ठ कुछ मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय है, उसके बारे में भी पहले चर्चा थी कि उन लोगों के भी भार को कम किए जाएंगे। जैसे रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, ये लोग ऐसे मंत्री हैं जिसके पास 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 मंत्रालय हैं। तो हो सकता है कि इसमें उन लोगों के भार भी जब मंत्रालय बांटे जाएं तो भार भी कम किए जाएं। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को जो बार बार न्यूज नेशन शुरू से ये बात कहते आ रहा था कि संतुलित करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वो संतुलन स्थापित करते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। जी ठीक है, उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। ये बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हलचल तेज है, लेकिन उमाकांत जी, जिन मंत्रियों का अभी तक इस्तीफा हो चुका है, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कुल मिलाकर 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वो अलग अलग रीजन से आते हैं। तो क्या उन रीजन से अब नए चेहरे सामने आएंगे और वो कौन से हो सकते हैं, किस आधार पर होंगे सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे बंगाल है, बंगाल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ जो मंत्री बनाए गए थे 2 साल पहले वो तो निश्चित रूप से वो पश्चिम बंगाल के समीकरणों के हिसाब से बनाए गए थे ताकि ममता बनर्जी की सरकार को कमज़ोर किया जाए या सत्ता से हटाया जाए। तो अब वो पर्पज़ तो सफल नहीं हो पाया, तो अब इसीलिए जो मंत्री कुछ बंगाल से ड्रॉप किए गए हैं तो वहाँ उनकी यूटिलिटी नहीं है। अब जो फोकस जो है उन राज्यों की तरफ केंद्रित हो जाएगा। और ये आमतौर पर होता है, ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है, वो आमतौर पर होता है कि जहाँ चुनाव जीतने हैं, जहाँ मशीनरी को झोंकना है, जहाँ लोगों को लुभाने के लिए जातीय समीकरण बिठाने हैं संगठन में, सरकार में, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक मानदंड होता है। और अब जो मुझे लग रहा है कि 2008 से लेकर के और 2024 के बीच तक जिन जिन राज्यों में इलेक्शंस हैं
जी। हिमाचल प्रदेश में अगले साल इलेक्शन है, अगले साल के शुरू में उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, मणिपुर में इलेक्शन है। तो वहाँ की जातीय समीकरणों के हिसाब से, वहाँ की जरूरत के हिसाब से और संगठन से जो फीडबैक मिलता है कि साहब इन नेता का अगर कद बढ़ा दिया जाएगा तो ये अपने चुनाव क्षेत्र के अलावा 12-14 सीटों पर अपने जाति समूह का या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला सकते हैं। तो ये एक किस्म से तो सारे मानदंडों का इस्तेमाल होता है। जैसे उत्तराखंड में सडनली आपने एक मुख्यमंत्री बना दिया कुमाऊं से, अब जो है वहाँ से आपने जातिगत समीकरण बिठाने हैं। तो ऐसी चर्चा आपके चैनल पर ही है कि वहाँ दूसरे सज्जन को कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है और बाकी निशंक जी से इस्तीफा लिया गया है। तो ये जो क्योंकि अब जो है जो समीकरण है, छोटे राज्यों की समस्याएं अलग हैं, बड़े राज्यों की समस्याएं अलग हैं। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश में आपने एक अलायंस को, जिस अलायंस को आपने 2019 के चुनाव के बाद एकदम अलग थलग कर दिया था, उस अलायंस को आपने साथ ले लिया, अनुप्रिया, अपना दल के अनुप्रिया पटेल को। ऐसी आपने बिहार में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद आपको लग रहा है कि जो पासवान एक ताकतवर कम्युनिटी बिहार में होती है, तो उनके छोटे भाई को आपने जो पशुपति कुमार पारस है उनको साथ ले लिया। तो ये डिपेंड करता है कि राज्य की जो जातिगत सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उस हिसाब से आप कैसे गोटियां बढ़ाते हैं और उस केमिस्ट्री को, उस जातीय केमिस्ट्री को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे मानदंड होते हैं इस तरह के फैसलों में। मंत्रिमंडल विस्तार, एक्सपेंशन, हटाना, जुटाना, तो ये सारी चीजें हैं विद्या जी। ठीक है सर। अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। कुछ चेहरे ऐसे भी इस्तीफा दे चुके हैं अवधेश जी, जो मोदी के बहुत करीबी माने जाते थे, बहुत खास माने जाते थे, और पिछले 7 साल की अगर हम बात कर लें तो ऐसा माना जाता था तो कि इन लोगों ने अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल, अपने मंत्रालय में और अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। फिर ऐसे मंत्रियों का मंत्रिमंडल से अलग होना, कैबिनेट से अलग होना, आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी को जितना मैं जानता हूं, देश भी जानता है, अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वो किसी को हटाएंगे, ये मेरे लिए स्वीकार करने का कोई कारण नहीं। हमारे आपकी नजर में या बहुत सारे मूल्यांकन करने वालों के नजर में हो सकता है किसी का प्रदर्शन अच्छा हो, लेकिन प्रधानमंत्री की क्या कसौटी है प्रदर्शन की जी। समय की आवश्यकताओं के अनुरूप उस कसौटी पर कितना वो खरे उतरे हैं जब आने के बावजूद। साथ ही साथ क्या कोई दूसरा चेहरा हो सकता है जो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो ये इन चीजों का करते हुए नरेंद्र मोदी जब 2019 में जीत के चुनाव आए थे तो उन्होंने सांसदों के बीच एक भाषण दिया था और कहा था कि आपको कोई कहता होगा कि यहां से बात करो, आप मंत्री हो जाओगे, यहां से इसका कोई सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तो जो योग्यता है, क्षमता है, वो मुख्य कसौटी होगी। बाकी तो सारे सांसद हमारे अपने हैं जो जीत के आए हैं, सभी मिनिस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम कम लोगों को जगह दे सकते हैं, उसमें हमको चयन करना है। तो जाहिर है उनकी अपनी कसौटी है। दूसरा ये है कि सामान्य समय में काम करना और जो कठिन स्थितियां पैदा हो जाती है उसमें काम करना, दोनों में अंतर है। मार्च के आसपास से जो कोरोना का लहर आया था, वो उसके बाद फिर दोबारा आया है, उसमें सभी विभागों को अपने अनुरूप प्रदर्शन करना और निर्णय करना था। ये नहीं था कि उनको उसके लिए हर चीज के लिए प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का मुंह ताकें। उनको केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ दूसरे मंत्रालयों को भी उसी चुस्ती दुरुस्ती से निर्णय करना था, क्योंकि महामारी या कोई आता है तो केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं रोक रहा हूं। अजय भट्ट ने न्यूज नेशन से बात की है, संभावित मंत्री हैं वो, हमारे सहयोगी राहुल डबास ने उनसे बात की है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौट कर आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा हो चुकी है, अब मंत्रिमंडल में काम होगा। हमारे साथ बात करने के लिए अजय भट्ट जी है। अजय जी, पीएम से आपकी चर्चा हुई, क्या कुछ रहा? चाय पर क्या गुरु मंत्र दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है और अब मेहनत और भी ज़्यादा है 2022 और 24 के लिहाज से। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वाणी को सुनना और सामने नज़दीक से उनको देखना, इसी से हम तो अपने को धन्य समझते हैं, जिन्होंने देश में जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के बंधन समाप्त कर दिए
और आज देश को पूरे विश्व में एक अद्भुत सम्मान दिलवाया और विश्व बंधुत्व पर भी काम कर रहे हैं। उनके जो भी आदेश होंगे, यदि मुझे कोई कहीं पर काम करने का दायित्व मिलता है, अभी तो भविष्य के गर्भ में है। अभी मोदी जी ने कहा क्या, मतलब उनके निर्देश फिलहाल के लिए क्या थे? कोई उनके निर्देश नहीं होते हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विश्व को आगे ले जा रहे हैं, विकास काम हो चाहे कुछ भी हो, वही हमारे लिए पाथेय होता है। सर, जिस तरीके से अगर आप मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम करेंगे तो क्या तैयार हैं? क्योंकि मोदी जी की टीम में बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, कहा जाता है कि 18 घंटे डेली काम करना होता है। यदि कोई काम करने का अवसर मुझे मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, शाम को 5-6 बजे ही पता लगेगा। उसके बाद क्या होता, किसी मौका मिलता है। चूँकि आप लोग कह रहे हैं कि आपका नाम भी है तो मैं मान लेता हूँ। तो जब हमको आमंत्रण मिल जाएगा तो उसके बाद अनुशासन के लिए हमारा पूरा कार्यकर्ता जाना जाता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, इसीलिए हम कहते हैं। जो जितना कड़ा अनुशासन मोदी जी का है, देश हित के लिए है। अपने परिवार, अपने घर, लोग तो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, नातेदार, रिश्तेदारों के लिए राजनीति में हैं। मोदी जी इस देश के लिए हैं। इस देश को सर्वोत्तम देश बना के विश्व गुरु की कुर्सी पर पुनः बैठा लें, ये उनका लक्ष्य लगता है और है भी। तो आपने देख लिया, आज वो ग्लोबल लीडर हैं और पूरे विश्व में उनकी वजह से भारत को, हमारे देश को अद्भुत सम्मान मिल रहा है। इसलिए वो जिधर जाएंगे उनको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों या सरकार में जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हों। सर, अगर क्षणिक लक्ष्य के लिहाज से देखें, 2 महीने के बाद देवभूमि में चुनाव होने हैं, ऐसे में किस हद तक तैयारियां आप समझते हैं? क्योंकि प्रदेश में नए मुख्यमंत्री भी हैं और अब आप मंत्री के तौर पे भी काम करेंगे केंद्र में। हमारी एकमात्र पार्टी है जो विश्व की नंबर 1 की पार्टी है और बूथ तक की संरचना अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। 1 घंटे में हम भारत के जितने बूथ हैं उन बूथ पर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किसी के पास नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई निर्देश दिया तो 1 घंटे में निचले स्तर तक वो आ जाती है। तो इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, मोदी जी के कार्यों के बल पर, हमारे प्रदेशों में जो कार्य हुए हैं उनके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है 2022 में हम पहले से भी ज़्यादा सीटें लाकर पुनः सेवा करने के लिए प्रदेश में आएंगे। और निशंक जी के इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें कोरोना भी हुआ था, पोस्ट कोविड में भी वो एम्स में एडमिट थे, कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नई शिक्षा नीति लेकर आए, एक अच्छा काम किया। नहीं, वो बहुत हमारे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम किया है। मुझे उनके इस्तीफे का अभी तक ज्ञात नहीं है, इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन वो एक अच्छे नेता हैं हमारे। तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो उनको संगठन छोड़ने वाला थोड़ी होता है किसी कार्यकर्ता को, कहीं ना कहीं उनको उनका उपयोग होता ही है। तो इसलिए देश के चुनाव में भी फ़ायदा रहेगा, पूरी तरह से उनका फ़ायदा रहता है। और मुझे अभी आपके द्वारा ही पता लग रहा है कि इस्तीफा दे दिया है, मुझे ज्ञात नहीं है, मैं पता करूंगा स्वास्थ्य कैसा है। कल भी मैंने पूछा था, स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य नहीं है तो अगर उन्होंने वास्तव में इस्तीफा दिया है तो स्वास्थ्य के कारणों से ही दिया है, वो वास्तव में तबीयत खराब थी उनकी। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। चलिए, तो अजय भट्ट जिन्हें आप सुन रहे थे, संभावित नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। नैनीताल से सांसद हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय तक कार्यकारिणी में काम करने का इनके पास मौका था, जिसमें उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। पिछले विधानसभा चुनाव में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और अब इन्हें कैबिनेट में मौका मिल सकता है, ये कैबिनेट का चेहरा हो सकते हैं। अजय भट्ट उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अवधेशी वो नाम जो पहले पार्टी के लिए बहुत अच्छा करते आए हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आने वाले साल में चुनाव हैं, तो उनको तरजीह देना भी जरूरी हो जाता है, आपको लगता है? नहीं, उत्तराखंड से एक मंत्री गए हैं, एक मंत्री आए हैं और सामान्य कद के पॉलिटिशियन है। बाकी राजनेताओं के बारे में हमारी धारणा जो है प्लस माइनस में चलती रहती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसमें कमी है, किस रीजन से आए हैं। देखिए, इस समय यह बात सही है कि जब
कैबिनेट का विस्तार होता है या फेरबदल होता है तो कई चीजों का विचार किया जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। उसमें अगर चुनावी राज्य हो तो उसका भी विचार किया जाता है, लेकिन किसी चुनावी राज्य से कोई ज्यादा मंत्री होने से उस राज्य में चुनावी प्रदर्शन बदल जाता है, सुधर जाता है, ऐसा अनुभव बहुत कम आए हैं। मूल बात यह है कि उस प्रदेश के लिए जो देश में अगर सरकार का प्रदर्शन अच्छा है, उस प्रदेश के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उस कसौटी पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार खड़ी उतरती है तो वहां का मिनिस्टर कम हो या ज्यादा हो वो बहुत मायने नहीं रखता है। मंत्री होने से जरूर एक ताकत जो है प्रदेश के अंदर महसूस किया जाता है। कोई मंत्री है तो अपने राज्य के लिए शायद कुछ बेहतर काम कर सकता है, ये ठीक बात है यहां तक। तो उसमें अब देखना होगा। इस समय विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 7-8 महीने बाकी है। अजय भट्ट एक अनुभवी पॉलिटिशियन है, प्रदेश के अध्यक्ष, और बाकी उनकी योग्यता रही है। तो प्रधानमंत्री ने सोच समझ के एक दाव खेला है, उस दाव का असर आएगा। लेकिन इस पूरे कैबिनेट विस्तार में मैं ये कहूं कि चुनावी राज्यों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है, तो अभी तक की सूची से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामान्य लोग मंत्री बनने जा रहे हैं, सामान्य नेता जिनको कि बहुत ज्यादा, जिनके बारे में ये नहीं कहा था कि उनकी लोकप्रियता है, वो बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं भाजपा के, बहुत कद्दावर रहे हैं, ऐसा तो नाम दिखाई नहीं था। इसलिए चुनाव का जरूर है। मुख्य बात यह है कि इस समय प्रधानमंत्री के सामने अपनी सरकार की छवि को ठीक करता है, और छवि ठीक तभी होगी जब सरकार हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, विदेश, रक्षा नीति, महिला, सब क्षेत्रों में, स्वास्थ्य, सब में अच्छा काम करेगी, तभी छवि सुधरेगी। ठीक सर। विकास चंद्रा, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है अभी तक, जैसा खबर आप ही बता रहे हैं, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नाम ऐसे हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो मोदी की नजर में काफी अच्छी है, और यही वजह है कि इनको प्रमोट किया जा रहा है और आगे लाकर और भी ज्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद इनसे है। निश्चित तौर पर अगर मंत्री परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप किए जा रहे हैं और किसी लोगों को प्रमोशन मिल रहा है तो फिर यही कहा जा सकता है कि मोदी की निगाह में इनके कामकाज बहुत अच्छे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर की बात कर लें, किरण रिजिजू की बात कर लें, जी किशन रेड्डी हो गए, आर.के. सिंह हो गए, हरदीप सिंह पुरी हो गए, पुरुषोत्तम रूपाला हो गए, तो इन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन लोगों का कद बढ़ेगा, यानी इन लोगों के प्रमोशन किए जाएंगे। मतलब इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कसौटी है, उस कसौटी पर अगर ये बहुत बेहतर नहीं है तो खारा जरूर उतरे हैं, और शायद यही वजह है कि इनका प्रमोशन हो रहा है और इनके प्रमोशन की बात सामने आ रही है। जो लोग ड्रॉप किए गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी तो कहा गया कि ऐसा नहीं है कि ये लोग अच्छा काम नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी कार्यशैली है। और सीधी सी अवधेश जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की अपनी कसौटी है, उस कसौटी पर वो देखते हैं कि कौन हमारे हिसाब से काम कर रहा है। अगर हर्षवर्धन की हम बात कर लें तो जब कोरोना की दूसरी लहर थी उस समय प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी खुलकर सामने आई थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना मैनेजमेंट को खुद अपने हाथ में ले लिया था, जबकि वो हर्षवर्धन के कायदे से हर्षवर्धन के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। एक तस्वीर आई है, इस तस्वीर के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और साथ में बैठे हुए बहुत सारे नेता, सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वही नाम हैं, ये वही नेता हैं, सांसद हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलावा भेजा था और उनको संबोधित कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वही चेहरे हैं, वही नाम हैं जो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और तस्वीरों में दिख भी रहा है कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे इन नेताओं से मुखातिब हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जब शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और प्रधानमंत्री कुछ नेताओं से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपने आवास पर उन्होंने बुलाया था, तो उनको कुछ ना कुछ मिलना तय है। चाहे वो कैबिनेट मंत्री बने, चाहे वो राज्य मंत्री बने, मंत्री परिषद में वो आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और तस्वीरों को देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 43 नाम बताए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है 43 मंत्री शपथ लेंगे, वो सभी इसमें नजर आ रहे हैं। विकास, जी, तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी इस समय जिस मूड में दिखाई दे रहे हैं, जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट का विस्तार होगा,
तो विस्तार पर ही अटकलें लगाई गई। कोई ये नहीं समझ रहा था कि पूरा रिसफल हो जाएगा। ये विस्तार नहीं, मेरी निगाह में ये पूरा रिसफल है, क्योंकि मंत्री ड्रॉप किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं, नए चेहरे लाए जा रहे हैं। यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री पूरे घर के बदल डालूंगा के मूड में दिखाई दे रहे हैं कि जिनका भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो सारे लोग मंत्रिमंडल से बाहर हो रहे हैं। सबको मंत्रिमंडल से एक तरीके से कहें तो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और नए चेहरों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जा रही है ताकि ऊर्जावान लोग आएँ और ठीक ढंग से काम हो सके। क्योंकि अब कई तरह की चीज़ें होती हैं, जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उसमें एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है। और जो हमारे विश्लेषक बैठे हैं वो बताएंगे भी इस बात को कि न सिर्फ इसमें क्षेत्रीय, जातिगत, चुनावी, राज्य परफॉर्मेंस अच्छे ढंग से काम चल सके, भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो सही ढंग से आगे बढ़ सके। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि उनके कामकाज, उनके मंत्रिमंडल के कामकाज पे कहीं कोई सवालिया निशान खड़ा हो या कहीं कोई गड़बड़ी नजर आए। इसीलिए अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में, ये विस्तार नहीं, एक तरीके से रिशफल कर दिया, पूरे बदल दिया, सब कुछ इसमें चेंज करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तो अब देखना है कि शाम 6 बजे जब शपथ हो जाता है चेहरे, जैसा कि आप बता रहे हैं, ना सिर्फ राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से, रीजनल जरूरतों के हिसाब से, बल्कि इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में उनकी छवि अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से एक रिशफल है जो प्रधानमंत्री कैबिनेट का हो रहा है। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का न सिर्फ विस्तार हो रहा है बल्कि रिशफल आप इसे कह सकते हैं, जैसा विकास चंद्रा कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमाकांत जी जुड़े हुए हैं, अवधेश जी जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।